हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कशन करेंगे ऐसी चीज़ का जो दिखने में बड़ी छोटी सी है बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बॉडी के फंक्शनिंग में। और इसके डिसऑर्डर्स और इसके डिजीज़ भी बड़ी ही यूजुअली पेशेंट्स में देखने को मिलती हैं। हम बात करेंगे थायराइड की। और जो थायराइड को हम अप्रोच करेंगे, बेसिकली हम एक सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोच करेंगे। कमिंग टाइम में अपन इसका स्पेसिफिकली जब उसकी इसका अपन फार्माकोलॉजी देखेंगे तो फार्माकोलॉजी में इसकी फिजियोलॉजी वगैरह को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी सिंस अपन एक सर्जिकल अप्रोच से इसको देख रहे हैं तो यहाँ हम बेसिकली आपको पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम यहाँ क्या करेंगे। कि हम सबसे पहले इसकी बेसिक एनाटॉमी देखेंगे, इसकी लोकेशन, इसकी ब्लड सप्लाई वगैरह देखेंगे। फिर इसका थोड़ा सा ब्रीफ ले लेंगे इसके स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन का, किस तरह से ये हार्मोन्स बनाता है, कौन से इसके सेल्स होते हैं। और फिर इसके बाद में अपन इसके डिजीज़ वगैरह स्टार्ट कर देंगे। और बेसिकली मैं इस पूरे थायराइड के सर्जिकल एस्पेक्ट को कंप्लीट करने के लिए एटलीस्ट 4 वीडियो लगेंगे। एक साथ बहुत लेंथी हो जाएगा, तो 4 वीडियो में अपन पहले बेसिक देख लेते हैं सर्जरी वगैरह, फिर हम हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म और इसकी मैलिग्नेंसीज़, इन 3 चीज़ों को अलग-अलग वीडियोज़ में देखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं थायराइड के बेसिक से। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि एनाटॉमी। अब एनाटॉमी अपन इसका डिटेल नहीं पढ़ेंगे, अपन सिर्फ वही पार्ट्स पढ़ेंगे, वही चीज़ें देखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बेसिक क्या होता है, थायराइड का मीनिंग क्या है? इस नाम का क्या मीनिंग है? थायराइड का मीनिंग है शील्ड शेप्ड, यानी कि ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह दिखता है। इसकी वजह से इसको थायराइड बोला जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये ट्रेकिया के ऊपर एक शील्ड जैसा दिख रहा है, तो इसके अपीयरेंस की वजह से इसको नाम पड़ा है थायराइड। इसका जो यूजुअली वेट होता है वो 18 टू 20 ग्राम होता है। इसकी लोकेशन कहाँ होती है? C5 से T1 वर्टिब्रा। ये थायराइड है। ये आप देख सकते हैं, इसके पीछे ट्रेकिया है, ट्रेकिया की आपको रिंग्स नज़र आ रही हैं कार्टिलेज की, ये थायराइड कार्टिलेज है। ये थायराइड है बेसिकली। 2 लोब होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। लेकिन कुछ पेशेंट्स में अप्रोक्सिमेटली 10 टू 50% पेशेंट्स में क्या देखने को मिलता है, एक तीसरा छोटा-सा लोब देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है? पिरामिड। ये पिरामिड होना कोई एब्नॉर्मैलिटी नहीं है, और ये सिंस 10 से 50% केसेज़ में देखने को मिलता है, तो इतना रेयर भी नहीं है। तो अगर आप ऐसे कोई पेशेंट को डील करें और आपने कट ओपन किया उसका नेक और पता चले कि वहाँ थर्ड लोब दिख रहा है, तो आप उसको कोई ऐसा ना माने कि ये कोई ट्यूमर है, कोई ऐसी ग्रोथ है जो न्यूप्लास्टिक है। ऐसा नहीं होता है, ये 10 टू 50% केसेज़ में नॉर्मल होता है पिरामिड। इसके बारे में भी अपन थोड़ा और देखेंगे कि ये किस वजह से होता है और ये किसका रिमेनेंट होता है। और बेसिकली जो 2 लोब हैं उनके बीच में एक डिवाइडिंग जो पोर्शन होता है या कनेक्टिंग पोर्शन बोल लीजिए आप, उसको बोलते हैं अपने इस्थमस। और जो इस्थमस की लोकेशन होती है, थायराइड की पूरी क्या है? C5 से T1। ये देखा आपने, C5 से T1 तक है, लेकिन जो इस्थमस है वो कहाँ पे है? ये है 2nd टू 4th ट्रेकियल रिंग। ये एनाटॉमिकल लोकेशंस थोड़ा पता होना ज़रूरी है। सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लोकेशंस। तो इस्थमस कहाँ होता है? ये कवर किसको करता है? 2nd टू 4th ट्रेकियल रिंग है, उसको कवर करेगा। ये फर्स्ट हो गई। इसके जो नीचे 2nd, 3rd और 4th ये रही। ये जो 2nd, 3rd और 4th रिंग है, ट्रेकियल रिंग है, उसको कवर कर रहा होगा। और यहाँ हम देख लेते हैं कि इसके जो थायराइड है वो बेसिकली कवर्ड होता है 2 कैप्सूल से। एक होता है ट्रू कैप्सूल, और फॉल्स कैप्सूल क्या है? फॉल्स कैप्सूल क्या है? एक्सटेंशन ऑफ प्रीट्रेकियल फेसिया, यानी प्रीट्रेकियल जो फेसिया है उसका एक्सटेंशन ही उसके फॉल्स कैप्सूल टाइप स्ट्रक्चर बनाता है। यानी वो होता है इसका कैप्सूल है, बट वो ओरिजिनली वैसे कैप्सूल नहीं है। वो क्या है? प्रीट्रेकियल फेसिया का एक्सटेंशन है। ये क्या होता है? ये पोस्टीरियरली अटैच्ड होता है किसको? लेरिंग्स को। ये जो फॉल्स कैप्सूल है ये पोस्टीरियरली अटैच होगा किससे? लेरिंग्स से, नोन एज बेरीज लिगामेंट। यानी जो इसकी अटैचमेंट है लेरिंग्स से उसको अपन बेरीज लिगामेंट बोलते हैं। बेरीज लिगामेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मूवमेंट ऑफ थायराइड वाइल स्वेलिंग। जब आप स्वेलो कर रहे हैं, थायराइड की मूवमेंट हो रही है, थायराइड ग्लैंड मूव कर रहा है, क्लियरली आपको विजिबल है। ये किस वजह से मूवमेंट हो रही होती है? बेरीज लिगामेंट की वजह से। इसलिए अपन को ध्यान रखना है कि जो थायराइड मूवमेंट कौन करवा रहा है? बेरीज लिगामेंट। और ये लोकेटेड कहाँ होता है? बिलो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। ये नर्व बड़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार इसका डिस्कशन होगा आपको, मुझे उम्मीद है कि वीडियो खत्म होते होते याद हो जाएगा। अब अपन थायराइड का एक लेटरल व्यू देख लेते हैं। एंटीरियर व्यू अपने देख लिया, लेटरल व्यू में अपन क्या देखेंगे कि जो ये थायराइड था, ये इसका ऐसा कोई पार्ट होगा ना जो इसको ट्रेकिया को जाके और मतलब इसको कनेक्ट कर रहा होगा। तो अपन ऐसे मान लीजिए कि ये उसका पार्ट है जो इसके अंदर एक्सटेंड हो गया, यानी कि इस साइड से एक्सटेंड होकर और इस ट्रेकिया के अंदर घुस रहा था, सो दैट ये स्टेबल रहे, गिरे नहीं, ऐसा अज्यूम करने के लिए मानिए। तो जो ये साइड वाला पोर्शन है, जो इसका ये वाला एक्सटेंशन है, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं जुकरकंडल ट्यूबरकल। और ये जुगरकंडल ट्यूबरकल किस तरह से इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसके जस्ट नीचे कौन सी नर्व रन करती है? वो है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। तो अपन को ये एनाटॉमिकल जो पोजीशन लोकेशन है इसका ख्याल रखना है। इसको क्या बोलते हैं? जुगरकंडल ट्यूबरकल। और इसके अंदर क्या, इसके नीचे क्या होती है? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। अब अपन चलते हैं इसकी ब्लड सप्लाई पे। ब्लड सप्लाई बेसिकली ये असेंडिंग एओर्टा है, ये आर्च ऑफ एओर्टा है, और आर्च ऑफ एओर्टा से ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक निकला राइट साइड में। ये लेफ्ट सबक्लेविन निकली है, ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड निकली है। यहाँ जो इसकी बेसिक ब्लड सप्लाई है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? इसके सबक्लेविन से। ये राइट सबक्लेविन हो गया। राइट सबक्लेविन से ये थायरोसर्वाइकल ट्रंक निकलेगा, थायरोसर्वाइकल ट्रंक से ब्रांच निकलेगी कौन सी? इंफीरियर थायराइड आर्टरी।
इन्फीरियर, यानी कि नीचे की साइड जाके उसको ब्लड सप्लाई करा नीचे से। सिमिलरली लेफ्ट सबक्लेवियन से निकलेगी एक और इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। ये तो होगी दो इन्फीरियर। अब आती हैं दो सुपीरियर। सुपीरियर किधर से आएंगे? ये जो रन कर रहा है कॉमन कैरोटिड राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में, इसकी एक ब्रांच आएगी ऊपर से, वो क्या है? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। इस एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से कौन सी निकलेगी? सुपीरियर थायराइड आर्टरी। बेसिकली ये देखिए, थायराइड की ब्लड सप्लाई मैंने इसमें कंपाइल की है, ऊपर से कौन सी आ रही है? सुपीरियर थायराइड आर्टरी। किसकी ब्रांच है ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। वो किसकी ब्रांच है? वो कॉमन कैरोटिड से ओरिजिनेट होती है। तो कॉमन कैरोटिड से ओरिजिनेट होगा एक्सटर्नल कैरोटिड, एक्सटर्नल कैरोटिड से होगा सुपीरियर थायराइड आर्टरी दोनों साइड। और नीचे की साइड कौन सी होंगी? जो सबक्लेवियन है उससे थायराइड सर्वाइकल ट्रंक निकलेगा, उसकी एक ब्रांच होगी कौन सी? इंफीरियर थायराइड आर्टरी। एक स्पेशल आर्टरी होती है, कुछ पेशेंट्स में देखने को मिलती है, कुछ में नहीं देखने को मिलती, वो होती है ईमा आर्टरी। ईमा आर्टरी के ओरिजिन भी बड़े इंटरेस्टिंग है। कुछ केसेस में ये देखिए, जैसे इस इमेज में क्या अपीयर हो रहा है कि ये जो राइट कॉमन कैरोटिड है, राइट कॉमन कैरोटिड से ईमा आर्टरी ओरिजिनेट हो रही है। बट कुछ पेशेंट्स में ऐसा भी होता है कि जो ये आर्च ऑफ एओर्टा है उससे भी ओरिजिनेट हो रही होती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो अपन ने क्या ध्यान रखनी है, जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी है उसके साथ साथ कौन सी नर्व रन करेगी। ऑब्वियसली बॉडी में जहाँ भी आर्टरी या वेन है उनके अगल बगल कहीं ना कहीं, बेसिकली आर्टरी के अगल बगल तो नर्व होती होती है। तो अपन ने यहाँ का ध्यान रखना है कि जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी है उसके बगल में कौन सी नर्व रन कर रही होती है दोनों साइड? एक्सटर्नल और सुपीरियर लेरेंजियल नर्व। और जो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी है उसके पैरेलल कौन सी नर्व रन कर रही होती है? वो है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। अब इसके बाद में अपन देख लेते हैं कि जैसे अपने ब्लड सप्लाई देखा, तो ब्लड सप्लाई में अपन ने नोट किया कि कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। थायरो सर्वाइकल ट्रंक से इन्फीरियर थायराइड आर्टरी हो रही है और एक्सटर्नल कैरोटिड से सुपीरियर हो रही है। तो अगर अपन थायराइड की सर्जरी कर रहे हैं तो अपन उसका जो लाइगेशन है ब्लड वेसल्स का वो कहाँ करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अपन मानने को ये मान लेते हैं कि अपन कहाँ सबसे जो सही इजी क्या लग रहा है कि अपन बेसिकली ये कर देते हैं सुपीरियर थायराइड को और इन्फीरियर थायराइड को दोनों को ही लाइगेट कर देते हैं। यानी कि जो जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रहे हैं वहीं पे लाइगेशन कर देते हैं, तो कोई ब्लड सप्लाई आएगी ही नहीं। बट ऐसा अपन थायराइड की सर्जरी में नहीं करते। इसका रीजन ये होता है कि जो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी है वो सिर्फ थायराइड को ब्लड सप्लाई नहीं कर रहा होता है, पैराथायराइड को भी कर रहा होता है। अपन थायराइड कंप्लीट करने के बाद पैराथायराइड जब स्टार्ट करेंगे तो उसके ब्लड सप्लाई में अपन देखेंगे जो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी है वो एक इंपॉर्टेंट ब्लड सप्लाई किसकी है? पैराथायराइड की भी है। जैसे इस इमेज में आपको दिख रहा है, ये देखो, ये इन्फीरियर थायराइड थायराइड आर्टरी है और ये थायराइड अपन ने इस साइड जब मूव किया तो उसके नीचे क्या अपीयर हो रही है? येलो कलर की, ये पैराथायराइड अपीयर हो रहा है, इन्फीरियर और सुपीरियर। तो इनको ब्लड सप्लाई कौन दे रहा है? ये ब्रांचेस इन्फीरियर थायराइड आर्टरी की। तो अगर यहाँ पे लाइगेशन कर दिया आपने, इन्फीरियर थायराइड आर्टरी ओरिजिनेट हुई थी, ओरिजिनेट होती है थायराइड सर्वाइकल ट्रंक से ओरिजिनेट हुई, और आपने यहीं पे लाइगेशन कर दिया, तो ब्लड सप्लाई ना केवल थायराइड की बंद होगी, पैराथायराइड की बंद हो जाएगी। तो अपन ने ये नहीं करना है, अपन ने टर्मिनल जो ब्रांचेज हैं इसकी, इन्फीरियर की भी और सुपीरियर की भी, तो इन टर्मिनल ब्रांचेज को लाइगेशन करना है। फिर अपन एक दो और एनाटॉमिकल लोकेशन देख लेते हैं थायराइड की सर्जरी में जो इंपॉर्टेंट है, वो है बियर्स ट्रायंगल। बियर्स ट्रायंगल का क्या सिग्निफिकेंस है? ये अपन को हेल्प करेगा किसको आइडेंटिफाई करने में? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व को। कोई भी सर्जरी कर रहे हैं, नर्व को प्रिजर्व करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी नर्व को इंजरी नहीं होनी चाहिए। तो जो बेसिकली मैं जो ये अपन को एनाटॉमिकली पोजीशन ट्रायंगल बता रहा हूँ, ये बेसिकली नर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको लोकेट कर रहे हैं। तो बियर्स ट्रायंगल किसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व को। बियर्स ट्रायंगल बेसिकली ट्रायंगल है, यानी कि इसके तीन बॉर्डर क्या होंगे यहाँ पे? तीन बॉर्डर होंगे। पहला होगा, ये देखिए, कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, कॉमन कैरोटिड आर्टरीज का ये वाला बॉर्डर बनाएगा। इसके बाद में ये इन्फीरियर थायराइड आर्टरी है, ये इसका ये वाला बॉर्डर बनाएगा। और जो ये वाला बॉर्डर है ये कौन बना रहा है? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। तो यानी कि इस ट्राइंगल का एक बॉर्डर कौन बना रहा है? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। तो अपन को ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर देगा कि ये बेस ट्राइंगल है और इसका ये वाला बॉर्डर को, ये वाली जो बॉर्डर है कौन बना रहा है? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। ये देख लीजिए, बेस ट्राइंगल है, ये रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है, कॉमन कैरोटिड और ये इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। दूसरा क्या है? जोल्स ट्राइंगल। ये इंपॉर्टेंट लैंडमार्क किसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है? एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व को। ये कैसे होगा? ये आपने थायराइड के नेक पोर्शन में आपने कट लगाया, कट लगाने के बाद में आपने स्किन को रिट्रैक्ट किया, उसके बाद में आप जो स्ट्रेप मसल है उसको रिट्रैक्ट करेंगे, और रिट्रैक्ट करने के बाद में जो सबसे आगे विजिबल होगा वो कौन सा होगा? ये मीडियन बॉर्डर होगा बॉडी का, नेक का, ये मीडियन सरफेस हो गया, तो मिड लाइन ऑफ नेक हो गया। फिर आपने जो रिट्रैक्ट किया है उसका बॉर्डर बनेगा, रिट्रैक्शन यहाँ तक आपने किया, तो ये जो स्ट्रेप मसल्स है ये आपको ये बॉर्डर बनाती दिखाई देंगे, और नीचे क्या दिखेगा? ये सुपीरियर बॉर्डर ऑफ थायराइड। तो जो ये ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल के अंदर एक देखो नर्व नजर आ रही होगी, ये नर्व कौन से है? एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व। तो ये दो नर्व्स का अपन ने ख्याल रखना है जब भी थायराइड की सर्जरी कर रहे होते हैं। फिर अपन देख लेते हैं कि इसका वेनस ड्रेनेज क्या होगा। जैसे आर्टरी है वैसे ही वेन्स होंगे। यहाँ पे बेसिकली क्या है? सुपीरियर थायराइड वेन, मिडल थायराइड वेन, इन्फीरियर थायराइड वेन। अब 1% केसेस में क्या देखने को मिलता है? वेन ऑफ कोचर। ये सब पेशेंट में देखने को नहीं मिलता, 1% देखने को मिलता है वेन ऑफ कोचर। सुपीरियर थायराइड और जो मिडिल थायराइड है वो किस में ड्रेन करेंगे? इन्फीरियर जुगुलर वेन में। और जो इन्फीरियर थायराइड वेन वो किस में ड्रेन करेगा? ब्रैकियोसेफेलिक वेन में।
इसके बाद अपन देख लेंगे लिम्फेटिक ड्रेनेज कौन से लिम्फ नोड्स में होगा, वो होगा पेरा या प्री ट्रेकियल लिम्फ नोड्स या फिर पेरा या प्री लेरेंजियल लिम्फ नोड्स। फिर अपन देख लेते हैं इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ थायराइड, और स्ट्रक्चरल यूनिट के साथ साथ ही अपन इसके फंक्शन भी देख लेंगे, थोड़ा मोटा मोटा, मतलब कि आपको ब्रीफ दे देता हूँ मैं। ये मैं जैसे मैंने बताया कि इसमें दो लोब होते हैं, राइट और लेफ्ट, बीच में होता है, इस तरह से इनको कनेक्ट कर रहा होता है। पिरामिडल लोब किसी में होता है, किसी में नहीं होता, उसका कोई फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, तो अपन उसको यहाँ पर नहीं देख रहे। एक लोब के अंदर क्या होगा, लोब के अंदर बहुत सारे लोब्यूल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ ये रिप्रेजेंट किया ऑरेंज कलर से लोब्यूल्स। अब एक लोब्यूल को अपन थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। एक लोब्यूल के अंदर क्या होगा, एक लोब्यूल के अंदर जो ब्लू कलर इंडिकेट कर रहा है किसको, फोलिकल्स को, यानी एक लोब्यूल के अंदर 15 to 40 फोलिकल्स होंगे। और जो पिंक कलर है वो क्या है, पेरा फोलिकुलर सेल्स, यानी कि एक लोब में बहुत सारे लोब्यूल हैं और एक लोब्यूल में 15 to 40 फोलिकल्स हैं और पेरा फोलिकुलर या फिर सी सेल्स हैं। ये जो पेरा फोलिकल सेल्स हैं इनका क्या काम है, ये कैल्सिटोनिन को रिलीज करते हैं। अपन जब इनकी फिजियोलॉजी देखेंगे तो कैल्सिटोनिन के फंक्शन वगैरह अपन डिस्कस करेंगे, यहाँ बस अपन ने ख्याल रखना है कि पेरा फोलिकुलर सेल्स कैल्सिटोनिन को रिलीज करती हैं। जो फोलिकल्स हैं, अब इसको फोलिकल को मैंने थोड़ा एक्सपेंड कर दिया है। फोलिकल में क्या देखेंगे आप कि जो फोलिकल की बॉर्डर है, जो ये बाउंड्री है, वो कौन बना रहा है, ट्यूबोडल एपिथेलियम, और इसके बीच में एक प्रोटीन पड़ा हुआ है, क्या है, थायरोग्लोबुलिन। जो ट्यूबोडल एपिथेलियम है वो क्या रिलीज करेगा, T3 एंड T4। तो फोलिकल्स क्या बना रहे हैं, T3 T4, पेरा फोलिकल क्या बना रहा है, कैल्सिटोनिन। ये वो हार्मोन्स हैं जो रिलीज करते हैं थायराइड। अब जो T3 और T4 का फॉर्मेशन है वो बेसिकली 4 स्टेप में है, डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, मैं बस यहाँ ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ आपको। वो 4 स्टेप क्या है, टीओबीसी, टीओबीसी क्या है, ट्रेपिंग ऑफ आयोडीन, मील से जो भी आयोडीन आया वो थायराइड ट्रेप करेगा। ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन, फिर बाइंडिंग ऑफ आयोडीन टू टायरोसिन, यानी कि पहले आयोडीन को पकड़ा, ऑक्सीडाइज किया और उसको बाइंड किससे करना है, टायरोसिन से। अब टायरोसिन से बाइंड कैसे कर सकते हैं, या तो मोनो आयोडीन टायरोसिन, यानी कि सिर्फ एक आयोडीन इसको बाइंड करेगा तो क्या होगा, मोनो आयोडीन टायरोसिन, या फिर दो आयोडीन बाइंड कर दो, डाई आयोडीन टायरोसिन। अब जो एमआईटी और डीआईटी है इनकी कपलिंग कराएंगे। जो चौथा स्टेप क्या है, कपलिंग। तो एमआईटी और डीआईटी, एमआईटी कपल करेगा डीआईटी के साथ तो क्या करेगा, T3। दो डीआईटी आपस में कपल करेंगे तो क्या बनाएगा, T4। ये T3 है, ये मोर एक्टिव एंड मोर पोटेंट है, लेकिन जो थायराइड बनाता है ना, जो सीक्रेट करता है, वो T4 ज्यादा करता है, प्रोड्यूस मोर बाय थायराइड एज कम्पेयर टू T3। लेकिन पोटेंट और एक्टिव कौन है, T3। यानी कि थायराइड बनाता ज्यादा T4 है, लेकिन बॉडी को यूज क्या करेगा, बॉडी किस फॉर्म में ज्यादा यूज करेगा, T3 फॉर्म में यूज करेगा। तो सर्कुलेशन में क्या होगा, T4 T3 में कन्वर्ट होना चाहिए, T4 कन्वर्ट होगा किसमें, T3 में। डीआयोडीनेज ये एंजाइम है जिसकी हेल्प से होगा। इसके बाद में आ जाता है कि 99.9% ऑफ टोटल T3 एंड T4 प्रोड्यूस बाय थायराइड इज इन बाउंड फॉर्म। यानी जो T3 और T4 होता है ये बाउंड फॉर्म में होता है, सर्कुलेशन में, फ्री फॉर्म में नहीं होता। और बाउंड किससे हो सकता है, ये एल्बुमिन से हो सकता है, प्री एल्बुमिन से हो सकता है, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन TBG। ये वो प्रोटीन्स हैं जो T3 और T4 को बाइंड रखते हैं। और ओनली 0.1% इज इन फ्री फॉर्म एंड इट इज अवेलेबल टू बॉडी। यानी कि सर्कुलेशन में जो बाइंड फॉर्म में है वो किसी काम का नहीं है, जो फ्री फॉर्म में है बस वही काम का, और वो कितना है, 0.1% है। अब अपन चलते हैं स्टिमुलेशन ऑफ थायराइड। सबसे पहले क्या होगा, हाइपोथैलेमस होगा। हाइपोथैलेमस किसको रिलीज करेगा, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, TRH। थैलेमस आपको पता है हाइपोथैलेमस रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन सीक्रेट करता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी को जाके बोलते हैं कि कुछ करना है नहीं करना है। यहाँ थायराइड के केस के लिए क्या करेगा, TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन करेगा, वो जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। TSH जाके थायराइड को स्टिमुलेट करेगा और थायराइड बनाएगा T3 और T4। अब यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है। इसका क्या मतलब है कि अगर सर्कुलेशन में T3 और T4 की अमाउंट ज़्यादा है तो ये T3 और T4 की इंक्रीज अमाउंट क्या करेगी, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को भी कर सकता है और हाइपोथैलेमस को भी इनहिबिट करता है। इनको बोलता है कि भाई और बनाने की जरूरत नहीं है, पहले ही बहुत ज़्यादा है। तो ये जो फीडबैक दे रहा है, ये खुद ही फीडबैक दे रहा है। T3 और T4 खुद फीडबैक दे रहे हैं कि हम जितना होना चाहिए था औकात से ज़्यादा हो गए हैं, तो और ना बनाए अब। और ये फीडबैक किसको दे सकता है, दोनों को दे सकता है, हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से बन जाए, वैसे तो बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है, बट अगर बन जाए तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों को वो फीडबैक दे सकता है, और दोनों में से कोई सा भी अगर मान जाए, इसका कहना मान ले, तो वो बनना बंद हो जाएगा और इसकी अमाउंट नॉर्मल हो जाएगी। इसका उल्टा क्या होगा, T3 और T4 बन रहे हैं लेकिन कम बन रहे हैं, इसकी लोड ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो भी ये फीडबैक देंगे इनको। दोनों को दे सकते हैं, फिर से हाइपोथैलेमस को बोलेंगे या तो एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेंगे, दोनों को बोलेंगे कि भाई नीड ज़्यादा है, क्या कर रहे हो, कुछ थोड़ा और मेहनत करो, हमें और ज़्यादा T3 और T4 चाहिए। तो ये इसका स्टिमुलेशन है, फीडबैक मैकेनिज्म हो गया। इसके बाद हम नॉर्मल TSH लेवल देख लेते हैं कि कितना TSH होना चाहिए, कि जिसकी वजह से अगर T3 और T4 नॉर्मल अमाउंट में रहेगा सर्कुलेशन में, तो जो नॉर्मल TSH होगा वो होगा 0.5 से 5 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अपन जब हाइपोथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ पे अपन ने TSH लेवल बार बार चेक करना है, और अपन को ख्याल में रखना है कि नॉर्मल रेंज क्या होती है, 0.5 से 5। इस रेंज में अगर TSH है तो वो नॉर्मल है, मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। T3 की नॉर्मल रेंज क्या होती है, 1.5 से 3.5 नैनोग्राम पर लीटर।
सिमिलरली T4 मैंने बताया था कि थायराइड क्या करता है, ज़्यादा रिलीज़ करता है, तो इसकी अमाउंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। और ज़्यादा कितनी होगी, ये 15 से 150 नैनोग्राम पर लीटर होता है सर्कुलेशन में। ये नॉर्मल अमाउंट्स हैं किसकी, TSH, T3 टू T4 की। फिर आ जाते हैं अपन डेवलपमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। जितना अपने को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले अपने ख्याल क्या रखना है कि थायराइड पहली वो ग्लैंड है जो बनती है, यानी कि इंट्रायूटेराइन डेवलपमेंट में सबसे पहले कौन सी ग्लैंड बनेगी, कितनी सारी ग्लैंड है, सुप्रारीनल होगी, थायराइड होगी, पिट्यूटरी होगी, बहुत सारी ग्लैंड है। सबसे पहले कौन सी ग्लैंड बन रही है, सबसे पहले बनेगी थायराइड ग्लैंड। इसका डेवलपमेंट स्टार्ट कब हो जाता है, थर्ड वीक ऑफ गेस्टेशन, यानी इंट्रायूटेराइन डेवलपमेंट के थर्ड वीक में इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। और इसका डेवलपमेंट कहाँ से होगा, ये अपन देखते हैं। ये टंग है, ये टंग का पोस्टीरियर बॉर्डर है, पोस्टीरियर बॉर्डर पे ये फोरामेन सीकम है। ये एनाटॉमिकल लोकेशन है जिससे अपन मतलब कि अपन रिलेट कर पाएंगे कि इसके इर्द गिर्द इसके किस साइड से क्या होता है। तो ये फोरामेन सीकम है, फोरामेन सीकम के जस्ट पीछे क्या मिलेगा, मीडियन थायराइड एनालेक। ये मीडियन थायराइड एनालेक क्या है, बेसिकली आप मान लो कि ये ग्रुप ऑफ सेल्स पड़े, ग्रुप ऑफ टिश्यू पड़ा है। ये ग्रुप ऑफ टिश्यू यहाँ पे है टंग के पीछे। थायराइड तो आपको पता है कहाँ होती है, नेक के ऊपर, थर्ड से फोर्थ जो ट्रेगल रिंग है वहां पे होगी। तो यहाँ तो नहीं हो सकता, तो ये क्या करेगा, ये नीचे डिसेंड होगा। इंट्रायूटेराइन डेवलपमेंट का टाइम में ये डिसेंड होगा, और डिसेंड होकर वहां जाएगा और वहां जाके थायराइड बना देगा। तो अपन ने मीडियन थायराइड एनालाइज ध्यान रखना है, ये मोस्ट ऑफ द थायराइड बनाता है। मोस्ट ऑफ द क्या मतलब है कि थायराइड सिर्फ इससे नहीं बनेगी, दो और भी टिश्यू के मतलब ऐसे गुच्छे पड़े हैं जो भी नीचे जाके डिसेंड होंगे और उनसे भी थायराइड बनेगा। वो कौन से हैं, लेटरल थायराइड एनालेक, इस साइड भी होगा इस साइड भी होगा। और ये क्या बनाएंगे, पैराफोलिकुलर सेल्स। अब अपन ने ख्याल क्या रखना है कि दो टाइप के टिश्यू पड़े हैं, ये डिसेंड होंगे और एक मिल के थायराइड बनाएंगे। पहला कौन सा है, मीडियन थायराइड एनालेज, कहाँ पे है, फोरामेन सेकम के जस्ट पीछे। उनके जस्ट नीचे क्या पड़े, दो साइड में, लेटरल थायराइड एनालेज। नाम से पता लग रहा है लेटरल है, मीडियन है, ये बीच में पड़ा होगा, ये दोनों साइड पड़े होंगे। ये लेटरल थायराइड एनालिस क्या बनाएगा, पेरा फोलिकुलर सेल्स बनाएगा थायराइड के जितने भी हैं। तो ये करेगा सारे काम, ये वाला करेगा, ये फोलिकुलर सेल्स बनाएगा। ये डिसेंड हो रहे हैं, अब डिसेंड होने के लिए यहाँ कोई रास्ता भी तो होना चाहिए ना, जैसे डिसेंड हो रहा है, तो वो रास्ता क्या होगा, थायरोग्लोसल डक्ट होगी। लेकिन याद रखना है इनको कोई डक्ट नहीं डिसेंड करवा रहा होता है, ये ऐसे ही साथ साथ चल पड़ते हैं। क्योंकि बोल रहे हैं भाई हम तो सपोर्टिंग रोल में हैं, हमारे लिए कोई डक्ट की लोड नहीं है, हम तो साथ साथ ऐसे निकल लेंगे नीचे। लेकिन जो ये वाला है ये थोड़ा वीआईपी टाइप का है, इसको डक्ट चाहिए, इसको अपना अपना रूट चाहिए एक। तो वो कौन सी है, थायरोग्लोसल डक्ट। ये थायरो अब सिंस ये मीडियम थायराइड एनालाइज यहाँ पे होते हैं, लेकिन नीचे जाके थायराइड बना देंगे, तो अगर इस डक्ट का क्या काम होगा, सिर्फ इन्हीं को नीचे डिसेंड करने का तो काम होगा। और ये डिसेंड तो क्या होगा, 2-4 वीक में डिसेंड हो जाएगा। एक बार ये डिसेंड हो जाए इसके बाद में इस डक्ट का कोई काम थोड़ी है, इसका कोई काम नहीं है। तो थायरोग्लोसल डक्ट डिसअपियर हो जाती है कब, 7 to 8 वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन डेवलपमेंट। अब जो मैंने आपको बताया था कि ये दो लोब है, राइट और लेफ्ट, लेकिन एक तीसरा लोब भी होता है पिरामिडल। वो पिरामिडल क्या होता है, बेसिकली इस थायरोग्लोसल डक्ट का थोड़ा सा रिमेनिंग पोर्शन होता है। मानो कि ये डक्ट थी, ये यहाँ तक तो डिसअपियर होगी, यहाँ थोड़ा सा पार्ट इसका रह गया, लेकिन पूरी डक्ट रह जाए तो अपन को ख्याल रखना है कि ये एनोमेली है, ये अबनॉर्मलिटी या डिजीज है। लेकिन इसका थोड़ा सा पार्ट रह रहा है, तो ये अबनॉर्मलिटी नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, इससे कोई इशू नहीं आएगा। तो बेसिकली जो पिरामिडल लोब है वो रिमेनेंट किसका है, थायरोग्लोसल डक्ट का, और एक नॉर्मल कंडीशन है, इसमें कोई डिसऑर्डर नहीं है। अब अपन देख लेना टाइप्स ऑफ थायराइड सर्जरी, यानी कि थायराइड की जो सर्जरीज होती हैं वो कितने टाइप की हो सकती हैं। सबसे पहले मैंने थायराइड बनाया, अगर इसका एक लोब अपन रिमूव कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इस लोब में यहाँ पे कोई एडिनोमा हो गया था, कोई इन्लार्जमेंट हो गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरी थायराइड को हटा देंगे, सिर्फ इतने पोर्शन को हटाएंगे। तो अगर सिर्फ एक लोब को रिमूव कर रहे हैं तो इसको अपन लोग बोलते हैं लोबेक्टोमी, सिंस ओनली वन लोब इज रिमूव्ड। दूसरा क्या हो सकता है कि लोब प्लस इस्थमस, यानी कि लोब के साथ साथ इस्थमस को भी हटा दिया, तो ये क्या है, हेमीथायरॉइडेक्टोमी, रिमूवल ऑफ लोब प्लस इस्थमस। तीसरे में क्या होगा, पूरी की पूरी थायराइड को रिमूव कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, टोटल थायरॉइडेक्टोमी। और जो अगली टाइप की वो क्या है, वो है सब टोटल थायरॉइडेक्टोमी। सब टोटल का क्या मतलब है कि ऑलमोस्ट टोटल कर दिया इसने रिमूव, लेकिन थोड़ा सा बच गया, क्या थोड़ा सा बचा है, दोनों साइड में 4 ग्राम, 4 ग्राम थायराइड इज लेफ्ट ऑन बोथ द साइड्स। और जो ये वाला पोर्शन है ये पूरा रिमूव कर देते हैं, रिमूवल ऑफ थायराइड लिविंग बिहाइंड 4 ग्राम थायराइड ऑन बोथ साइड्स। ये क्या है, सब टोटल थायरॉइडेक्टोमी। फिर क्या है, नियर टोटल। नियर टोटल का क्या मतलब है कि ओनली एक साइड में 1 to 2 ग्राम थायराइड का टिश्यू छोड़ेंगे, बाकी पूरी की पूरी थायराइड को रिमूव कर देंगे। ये है नियर टोटल। एक है हार्टले डगहिल सर्जरी। हार्टले डगहिल में क्या होता है, यहाँ जैसे अपने 1 to 2 ग्राम छोड़ा है, यहाँ अपन बस थोड़ा सा ज्यादा छोड़ देते हैं, 4 ग्राम छोड़ देते हैं एक साइड में, दो साइड में 4 4 छोड़ा, क्या हुआ, सब टोटल। एक साइड में 4 छोड़ा, हार्टले डगहिल, एक साइड में 1 to 2 ग्राम छोड़ा, नियर टोटल। तो ये सर्जरी वैसे करते नहीं है अपन इतना, इनको सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्वेश्चन के फॉर्म में ये यूज कर सकते हैं ये डाटा वगैरह, तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखना है। ये जो अपने सर्जरी देखी, ये बेसिकली होती हैं कि कट ओपन, यानी कि ये इनमें प्रॉब्लम क्या होगी कि यहाँ पे जो नेक एरिया उसमें स्कार बड़ा एक प्रोमिनेंट फैक्टर है।
स्कार क्या है कि कुछ लोगों को पसंद नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक्टर है, एक्ट्रेस है, ऐसा सोशल इन्फ्लुएंसर है जिसका सोशल मीडिया ही वे ऑफ अर्निंग है, तो वहाँ पे ऐसे स्कार वगैरह उसको हेल्प नहीं करेंगे। तो उन पेशेंट्स के लिए ये सर्जरीज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और उनका मतलब करियर खत्म करने वाली होती है। तो वहाँ पे अपन कुछ अलग अपन ने ढूंढ लिया है सर्जरी, जिनसे उनके जो स्कार है वो मिनिमम हो और वो ना विजिबल हो। उनमें सबसे पहले क्या है, टोटल एंडोस्कोपिक थायरोइडोक्टोमी। टोटल यानी कि टोटली एंडोस्कोप यूज करके थायरोइडोक्टोमी कर देंगे अपन। और ये कैसे करेंगे, अपने देने 4 इंसिजन। 4 इंसिजन कहाँ पे देंगे, एक्जिला में, दोनों एक्जिला में और 2 एरियोलर रीजन में। ये देखिए इसमें 2 एक्जिला और 2 एरियोलर रीजन में इंसिजन देके और अपन यहाँ से लेप्रोस्कोप्स इंसर्ट करेंगे और इनकी हेल्प से अपन थायराइड की सर्जरी कर देंगे। और इसकी वजह से नो विजिबल स्कार, यानी कि यहाँ पे कोई स्कार टिश्यू नहीं देखने को मिलेगा। तो एक ऑप्शन तो ये हो गया। ये किसके लिए है, ये कॉस्मेटिकली बेटर ऑप्शन है, जिनके लुक्स उनके लिए ज़्यादा मैटर करते हैं, उनके लिए ये प्रीफर्ड होता है। इसके बाद दूसरा क्या हो सकता है इसका अल्टरनेटिव, दूसरा हो सकता है ट्रांस ओरल एंडोस्कोपिक थायरोइडोक्टोमी वेस्टिबुलर अप्रोच। इसमें क्या होगा कि इसमें आपने 3 इंसिजन देने हैं, कहाँ पे, लिप्स पे। लिप्स पे कहाँ पे देना है, ये 11 मिलीमीटर का एक इंसिजन दिया, इसके बगल में आपने देना है 5 मिलीमीटर का, 5 मिलीमीटर का लेटरल। ये हॉरिजॉन्टल दे दिया, ये वर्टिकल दे दिया आपने। ये 3 इंसिजन देने हैं, यहाँ से आपने लेप्रोस्कोप इंसर्ट करने हैं। ये देखो, यहाँ से आपने इंसर्ट करने हैं और थायराइड को अप्रोच करना है और थायरोइडोक्टोमी कर देनी है। तो यहाँ पे क्या होगा, और लिप्स जो एरिया है आपको पता है ये बड़ा ही जल्दी हील होता है, यहाँ पे स्कार वगैरह नहीं बनते इतनी इजीली। तो ये बेटर है कॉस्मेटिकली। इसके बाद में जो अपन आज लास्ट पोर्शन इस वीडियो में कवर करेंगे वो है कंजेनिटल एनोमलीज। कंजेनिटल एनोमलीज मतलब, कंजेनिटल का मतलब जो बाई बर्थ प्रेजेंट है। तो थायराइड की क्या हो सकती है, एक्टोपिक थायराइड। एक्टोपिक का क्या मतलब है, एक्टोपिक का मतलब है कि नॉर्मल टिश्यू है, अब नॉर्मल साइट है। होना कहीं और चाहिए था, है कहीं और, लेकिन है यूजुअल जैसा, नॉर्मल है, कोई न्यूप्लास्टिक नहीं है। एक्टोपिक थायराइड कहाँ कहाँ हो सकता है, यानी थायराइड का टिश्यू एक्टोपिक लोकेशंस कौन सी अबनॉर्मल लोकेशन हो सकती है उसके लिए। सबसे कॉमन होती है टंग या लिंगुअल एरिया। यानी कि देखो इसमें, ये टंग के पीछे आपको अपीयर हो रहा होगा एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ये थायराइड है। थायराइड यहाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ है, ये एक्टोपिक लोकेशन है थायराइड की, ये मोस्ट कॉमन है। और कहाँ हो सकता है, सर्वाइकल रीजन में और मीडियस्टर्नम में। फिर जो टंग के आसपास ये थायराइड का जो टिश्यू पड़ा है, अब ऐसा हो सकता है कि नॉर्मली एक पेशेंट में बाई बर्थ प्रेजेंट था, लेकिन उस पेशेंट में देखने को नहीं मिला, उसको कोई अबनॉर्मलिटी, उसको कोई डिफिकल्टी इसकी वजह से आई नहीं। लेकिन फर्ज करिए कि मोर देन 20 ईयर ऑफ एज हो गया पेशेंट, और उसको सडनली एक दिन ऐसा रियलाइज होता है कि यार उसको कोई प्रॉब्लम, उसको कोई ऐसी चीज़ है गले में जो उसको इश्यू कर रही है, कुछ भी चीज़ निगलने में, स्वेलिंग करने में, सांस लेने में तकलीफ दे रही है। तो ये क्या हो सकता है, कंजेनिटल है। तो अपन ऐसा मान के चलते हैं कंजेनिटल तो बाई बर्थ ही होती है, तो मतलब पेशेंट में, बच्चे में अर्ली टाइम पे ही डायग्नोस हो जाती है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये बहुत लेटर स्टेजेस में भी अपीयर हो सकता है। और वो कैसे होता है कि यूजुअली मान लो एक छोटा सा थायराइड का टिश्यू पड़ा था, तो छोटा सा थायराइड का इशू है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा स्वेलिंग में, सांस लेने में। और बाई बर्थ बच्चे को पता भी नहीं लगेगा कि और लोग कैसे सांस लेते हैं, उसको तो ये लगेगा कि सबको ही ऐसे आती होगी, मुझे भी ऐसे ही आ रही है। लेकिन अगर ये बड़ा हो जाए तो ये प्रॉब्लम करेगा। अब उसको पता लग जाएगा कि यार पहले तो ऐसा नहीं होता था, अब कुछ अलग हो रहा है। तो ये बड़ा किस वजह से हो सकता है, अगर बॉडी में T3 और T4 की डिमांड बढ़ गई। अब बॉडी में T3 और T4 की डिमांड बढ़ेगी, वो जाके बोलेंगे हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस TRS रिलीज करके पिट्यूटरी को बोलेगा, पिट्यूटरी TSS रिलीज करेगा और बोलेगा कि जहाँ पे थायराइड टिश्यू पड़ा है, थायराइड पड़ी है, जाके उसको बोलो T3 और T4 रिलीज करे। अब ये TSH सर्कुलेशन में जाके और यहाँ वाले थायराइड को भी बोलेगा, क्योंकि टिश्यू तो थायराइड का ही है, तो यहाँ वाला भी इनलार्ज हो जाएगा। अब काम करना बढ़ गया, उसका काम बढ़ गया, तो उसकी साइज बढ़ जाएगी, हाइपोट्रोफी हो जाएगी इसमें। तो इसमें जो इनलार्जमेंट है वो इनकी वजह से हो सकती है। और अब इस इनलार्जमेंट की वजह से क्या होगा, डिस्फेजिया, डिफिकल्ट स्वेलिंग हो जाएगी, डिस्पनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगा, और चेंज इन वॉइस। तो ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं जब इनलार्ज हो जाए। ये हो गया एक्टोपिक थायराइड। इसका ट्रीटमेंट क्या है, थायरोक्सिन सप्लीमेंट्स। थायरोक्सिन सप्लीमेंट क्या है, बेसिकली T3 और T4 का ऐसा मान लो कि अल्टरनेटिव वे है उनको देने का। तो अगर एक्टिव डिमांड बढ़ रही है तो T3 और T4 के लिए तो बढ़ रही है, अगर T3 और T4 अगर बाहर से ही दे दे अपन, तो इसका एनलार्जमेंट नहीं होगा। तो एक तो ये तरीका है इसके एनलार्जमेंट को रोकने का। और क्या हो सकता है, रेडियो एक्टिव आयोडीन अब्लेशन। आयोडीन का रेडियो एक्टिव फॉर्म, आयोडीन 131 यूज करेंगे और इसका अब्लेशन, यानी इसको अपन रेडियो एक्टिव वे से इसको डैमेज कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। तीसरा क्या हो सकता है, सर्जिकल एक्सीजन। लेकिन अपने ख्याल में रखना है, अगर रेडियो एक्टिव आयोडीन अब्लेशन और सर्जिकल एक्सीजन कर रहे हैं, तो उससे पहले हमने हमेशा रेडियो आयोडीन स्कैन करना है। रेडियो आयोडीन में अपन रेडियो एक्टिव आयोडीन देंगे और अपन उसको, पेशेंट को मॉनिटर करेंगे, जो उसका आयोडीन है वो कहाँ कहाँ जाके और ऑब्जॉर्व हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसके यहाँ वाले पोर्शन में भी हो रहा है और नेक वाले पोर्शन में भी, जहाँ यूजुअली होना चाहिए वहां भी हो रहा है, तो अपन मान के चलेंगे कि यहाँ भी थायराइड टिश्यू है, यहाँ भी थायराइड टिश्यू है। तो ऐसे केस में तो अपन इसको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही प्रॉब्लम दे रहा है ये। डिस्फेजिया और डिस्पनिया कोई नॉर्मल कंडीशंस नहीं है, ये बहुत ही अबनॉर्मल और बहुत ही मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन है। किसी को भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है तो वो लाइफ थ्रेटनिंग है।
तो अपन को उस केस में उसको रिमूव करना ही पड़ेगा, कोई इलाज करना ही पड़ेगा, इसको अपन इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन अगर पेशेंट में यहाँ थायरॉइड टिश्यू पड़ा है तो अपन इसको इजीली हटा सकते हैं। बट अगर एक ऐसा केस हो जाए जिसमें थायरॉइड टिश्यू पूरे पेशेंट की बॉडी में सिर्फ है ही यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल उसके नेक वाले एरिया में डिसेंड ही नहीं हुआ था और ये वही थायरॉइड टिश्यू है, मैंने क्या बात की थी, मीडियल थायरॉइड एनालेग, ये वो मीडियल थायरॉइड एनालेग पड़ा है और ये डिसेंड हुआ ही नहीं और ये यहीं का यहीं रह गया। अब इसमें एनलार्जमेंट होगी, पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है, वो तो अपने रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन करना है, देखना है कि इसके अलावा भी कहीं पर थायरॉइड टिश्यू है कि नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि एक्टोपिक टिश्यू मीडियस्टिनम में पड़ा थोड़ा बहुत, और थोड़ा यहाँ पड़ा, थोड़ा मीडियस्टिनम में पड़ा, तो अपन मान लेते हैं कि मीडियस्टिनम वाला चलो प्रॉब्लम नहीं दे रहा, इसको हटा देते हैं। लेकिन अगर सिर्फ यही हुआ तो पेशेंट को अपने पहले बताना पड़ेगा कि आपको लाइफ लॉन्ग थायराइड के सप्लीमेंट्स देने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी थायराइड यहाँ वाला तो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, उसको तो हटाना ही ऑप्शन है, लेकिन हटाने से पहले हमें आपकी रजामंदी चाहिए कि फिर आपने पूरी लाइफ लॉन्ग सप्लीमेंट्स लेने हैं। तो ये चीज़ कंफर्म करने के लिए अपन ने सर्जरी करने से पहले रेडियो आयोडीन स्कैन करना है थायराइड एक्टोपिक टिश्यू केस में। इसके बाद में अपन चलते हैं थायरोग्लोसल डक्ट, थायरोग्लोसल सिस्ट। थायरोग्लोसल सिस्ट क्या है? ये बेसिकली सिस्ट है, कहाँ पे बनेगी? थायरोग्लोसल डक्ट, टीजीडी में। मैंने बताया था टीजीडी कब डिसअपियर होना चाहिए? 7 to 8 वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन डेवलपमेंट। अगर नहीं हुआ डिसअपियर, लाइफ लॉन्ग पड़ा रहा, तो वहाँ पे म्यूकस एक्यूमुलेट होता जाएगा और वो म्यूकस पड़ा पड़ा क्या बना देगा? सिस्ट बना देगा। परसिस्टेंट थायरोग्लोसल डक्ट की वजह से होता है, और द पीरियड ऑफ टाइम म्यूकस स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग, और उसकी वजह से क्या होगा? सिस्ट फॉर्मेशन। और ये कहीं भी हो सकता है टीजीडी में। टीजीडी क्या होता है? बेसिकली टंग को किससे कनेक्ट कर रहा होता है? थायराइड से। तो इतनी बड़ी डक्ट है, इसमें कहीं भी हो सकता है, लेकिन सबसे जो मोस्ट कॉमन इसकी लोकेशन है वो क्या है? यहाँ पे हाइयोइड बोन होती है, आपको पता है, ये सिंगल होस्ट शू शेप्ड जो बोन पड़ी होती है हाइयोइड, ये वहाँ होता है बेसिकली। तो मोस्ट कॉमन कहाँ पे होता है? सब हाइयोइड, यानी कि हाइयोइड के जस्ट पीछे। ये फर्ज करिए ये हाइयोइड है, तो इसके जस्ट पीछे जो ये डक्ट है, थायरोग्लोसल डक्ट ऐसे जा रही है, इसमें यहाँ पे सिस्ट होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। और जो सिस्ट है, ये किस टाइप की सिस्ट है? ये है ट्यूबुलोडर्मोइड। ट्यूबुलोडर्मोइड कौन सी सिस्ट होती हैं? वो सिस्ट होती हैं जो कंजेनाइटल डक्ट के परसिस्टेंस के वजह से होती हैं, यानी कोई डक्ट पड़ी है, उसको रिमूव हो जाना चाहिए था। मिकस डायवर्टिकुलम में अपन ने देखा था ओम्फेलोमेजेंट्रिक डक्ट थी, वैसे ही यहाँ पे थायरोग्लोसल डक्ट है। तो अगर ये डक्ट पड़ी रह गई, नहीं रिमूव हो रही, तो इसके अंदर अगर सिस्ट बन रही है, तो उन सिस्ट को अपन कौन सा टाइप की सिस्ट बोलेंगे? ट्यूबुलोडर्मोइड टाइप ऑफ सिस्ट। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कि जो थायरोग्लोसल सिस्ट है वो कौन से टाइप की है? ट्यूबुलोडर्मोइड। इसके बाद अपन क्लिनिकल फीचर पे आ जाते हैं इसके। ये मोर कॉमन किसमें? मेल में एज कम्पेयर टू फीमेल। और इसकी मोर कॉमन प्रेजेंटेशन कब होती है पेशेंट में? 5 to 20 ईयर ऑफ एज में। और ये कैसे रिप्रेजेंट करता है? मिड लाइन नेक स्वेलिंग। और जो नेक की स्वेलिंग है, सिंस ये थायरोग्लोसल डक्ट है, ये किसको कनेक्ट कर रहा है? टंग को थायराइड से। अगर थायराइड मूव कर रहा है तो थायराइड के ऊपर ये डक्ट पड़ा है, थायराइड ऊपर जाएगा तो डक्ट भी ऊपर मूव करेगा, डक्ट मूव करेगा तो अंदर सिस्ट है वो भी मूव करेगा। तो ये जो स्वेलिंग है वो कहाँ मूव करेगी? डिक्लिनेशन के साथ भी, और प्रोट्रूजन ऑफ टंग। अब अपने ख्याल क्या रखना है कि अगर थायराइड की अगर स्वेलिंग होती है, अब इस एरिया में कोई स्वेलिंग है, कैसे पता लगेगा कि थायराइड की है या थायराइड से जस्ट ऊपर जो डक्ट है उसके अंदर स्वेलिंग है? तो फिजिकल एग्जामिनेशन में अपने पता करने के लिए क्या करना है? पहले तो पेशेंट को बोलना है कि स्वेलिंग करो। अगर स्वेलिंग के साथ ये मूव कर रहा है, इसका मतलब कि थायराइड या फिर डक्ट दोनों में से किसी एक से हो सकता है। लेकिन अब अपन को एलिमिनेट करना है कि थायराइड की स्वेलिंग है या डक्ट की स्वेलिंग है। तो वो अपन करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे प्रोट्रूजन ऑफ टंग। अगर ये स्वेलिंग थायरोग्लोसल डक्ट में हुई तो ये मूव करेगा उसके साथ। क्यों? क्योंकि थायरोग्लोसल डक्ट है वो टंग को कनेक्ट कर रहा होता है थायराइड से, और अगर टंग बाहर जा रहा है तो ये डक्ट भी इसके पीछे पीछे जाएगा, और डक्ट के अंदर स्वेलिंग वो भी मूव करेगा। लेकिन अगर थायराइड में स्वेलिंग होती तो टंग से बेसिकली, अगर डक्ट नहीं होता तो कोई कनेक्शन नहीं होता इस थायराइड का, तो टंग को अगर बाहर निकालो तो थायराइड मूव नहीं करेगा, थायराइड वैसा का वैसा रहेगा। तो इससे अपन को पता लग जाता है कि प्रोटोजन ऑफ टंग कर रहे हैं और उस पर स्वेलिंग मूव हो रही है, तो इसका मतलब थायराइड की नहीं है, थायरोग्लोसल डक्ट के अंदर सिस्ट बनी हुई है, उसकी मूवमेंट है। ये इंपॉर्टेंट फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया। इसके बाद अपन इसके कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं। ये जो सिस्ट पड़ा है इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, और मेलिग्नेंसी भी ये कॉज कर सकता है। और जो मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी थायरोग्लोसल डक्ट में जो सिस्ट बनती है उसकी वजह से होती है, वो कौन सी होती है? पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा। ये अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे जब थायराइड की मेलिग्नेंसी देखेंगे अपन। और लीस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी कौन सी कर सकता है? ये मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा। इसके बाद अपन ट्रीटमेंट पे चलते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है? सिस्ट ट्रंक सर्जरी। सिस्ट ट्रंक सर्जरी में क्या होता है? रिमूवल ऑफ थायराइड सिस्ट अलोंग विद थायरोग्लोसल डक्ट एंड द पार्ट ऑफ हाइयोइड बोन विच वाज एसोसिएटेड विद थायरोग्लोसल डक्ट। यानी कि सिस्ट ट्रंक सर्जरी में अपन ने बेसिकली थायरोग्लोसल डक्ट को भी रिमूव करना है, किसी काम की नहीं है, परसिस्टेंट है, वो होनी भी नहीं चाहिए थी, उसको रिमूव करेंगे। उसके साथ साथ सिस्ट बनी हुई है, उसको रिमूव करना है, उसी के लिए तो सर्जरी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो हाइयोइड बोन थी, फॉर एग्जाम्पल ये हाइयोइड बोन थी, इसके पीछे डक्ट थी और यहाँ कहीं वो बना हुआ था सिस्ट, तो सिस्ट को रिमूव करेंगे, पूरी थायरोग्लोसल डक्ट को करेंगे, और इससे अटैच जो भी हाइयोइड बोन का पोर्शन था उसको भी अपन रिमूव कर देंगे। यह है सिस्ट ट्रंक सर्जरी। अब ये जो थायरोग्लोसल सिस्ट थी ये तो कंजेनाइटल कंडीशन है, लेकिन अगर इस
कंजेनिटल सिस्ट में किसी वजह से इंसिजन या ड्रेनेज की वजह से लीक हो जाए या फिर ये रप्चर हो जाए, अपने आप रप्चर हो गई, तो ये कंडीशन क्या है? थायरोग्लोसल फिस्टुले। अगर सिस्ट वैसे की वैसी पड़ी है, ये कंजेनिटल है, लेकिन अगर इसके अंदर किसी वजह से इंसिजन या ड्रेनेज की वजह से या फिर रप्चर की वजह से अगर लीक हो जाए, इन्फेक्ट हो जाए, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये थायरोग्लोसल फिस्टुले को करेगा। और थायरोग्लोसल जो फिस्टुले डिजीज है ये एक्वायर्ड है, ये बाई बर्थ नहीं है, ये स्पॉन्टेनियस रप्चर या इंसिजन और ड्रेनेज की वजह से हो रहा है। यहाँ भी जो सर्जरी करेंगे, असिस्टेंट सर्जरी करेंगे अपन, और इसका जो फिजिकल फीचर अपन को देखने को मिलेगा फिजिकल एग्जामिनेशन में, ये कैसे अलग होगा थायरोग्लोसल सिस्ट से फिस्टुले। यहाँ क्या होगा? हुड साइन देखने को मिलेगा। हुड साइन क्या होता है कि इंड्रोमिंग ऑफ स्किन ऑन प्रोट्रूजन ऑफ टंग। पहले तो क्या हो रहा था कि प्रोट्रूजन ऑफ टंग के साथ ये स्वेलिंग ऊपर जा रही थी। अब क्या होगा कि जो ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल थायरोग्लोसल फिस्टुले है, तो जो ये वाली स्किन है, ये अगर पेशेंट टंग को प्रोट्रूड करेगा तो ये अंदर की तरफ जाएगी, और जब वापस उसको नॉर्मल अंदर लाएगा जीभ को, टंग को, तो ये वापस बाहर आ जाएगी। तो ये इन ड्रॉविंग ऑफ स्किन है, ये रिप्रेजेंट करती है हुड साइन को, और हुड साइन किसका करेक्टरिस्टिक है? थायरोग्लोसल फिस्टुले का। अब अपन आज का एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक डाइसेक्शन। नेक डाइसेक्शन बेसिकली क्या है? रिमूवल ऑफ लिम्फ नोड फ्रॉम नेक। ये कब करते हैं? नेक डाइसेक्शन कब जरूरी है? जब भी नेक एरिया से रिलेटेड किसी भी ऑर्गन में, फॉर एग्जांपल चेक, टंग, थायराइड, किसी भी पार्ट में अगर कोई कार्सिनोमा मेलिग्नेंसी हो गई, तो डेफिनेटली वो स्प्रेड हो रही होगी लिम्फ नोड में, और जो उससे एसोसिएटेड लिम्फ नोड्स हैं उनको भी रिमूव करना पड़ेगा। तो बेसिकली उसके इसमें नेक डाइसेक्शन करते हैं। जो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं, यानी कि सर्वाइकल रीजन में जितने भी लिम्फ नोड्स हैं, अपन ने उनको 8 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है। पहला लेवल क्या है? ये वो लिम्फ नोड्स हैं जो सब मेंटल और सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स हैं। ये देख लीजिए, पहला सब मेंटल और सब मैंडिबुलर जो लिम्फ नोड है उनको अपन लेवल 1 बोलते हैं। लेवल 2 में कौन से लिम्फ नोड आएंगे? अपर जुगुलर लिम्फ नोड्स। लेवल 3 में कौन से आएंगे? मिडल जुगुलर लिम्फ नोड्स। लेवल 4 में आएंगे लोअर जुगुलर लिम्फ नोड्स। 5 में आएंगे जो लिम्फ नोड्स पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में है वो सारे। और 6th लेवल पे कौन सा आएगा? प्री या पेरा ट्रेकियल और लेरेंजियल लिम्फ नोड्स। और 7th में कौन सा आएगा? अपर मिडिस्टर्नल लिम्फ नोड्स। तो ये 7 लेवल हैं जिन पे अपन ने सारे के सारे सर्वाइकल लिम्फ नोड्स को डिवाइड कर रखा है। ये इंपॉर्टेंट किस वजह से है, लेवल अपन ने किस तरह निकाले और क्यों जरूरी है, वो अभी अपन देखेंगे। सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर कोई नेक एरिया में कोई मेलिग्नेंसी है, तो सबसे पहले 1905 के अराउंड जब सर्जन था क्राइल, उसने क्या किया था? रेडिकल नेक डाइसेक्शन, RND ये सर्जरी करी थी। इसमें उसने क्या करा कि रिमूवल ऑफ लिम्फ नोड्स, फॉर एग्जाम्पल उसने किया लेवल 1 से लेवल 5 के लिम्फ नोड्स हटा दिए। उसके साथ साथ उसने क्रेनियल नर्व 11 भी हटा दी, इंटरनल जुगुलर वेन भी हटा दी, और स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल भी हटा दी। यानी उसने क्या किया कि अगर मेलिग्नेंसी है तो भाई उस एरिया में क्रेनियल नर्व, जुगुलर वेन, मसल और लिम्फ नोड्स, सब के अंदर उसने मेटास्टेसिस मान लिया, उसने सब रिमूव कर दिया। उसने कहा रिस्क लेनी नहीं है, इनकी वजह से और चीज़ों में स्प्रेड हो जाएगी। अपन फॉर एग्जांपल अगर थायराइड में थी, तो उसने कहा थायराइड के साथ साथ इनको भी रिमूव करो, लिम्फ नोड को करो, क्रेनियल नर्व को भी करो, जुगुलर वेन को भी कर दो, और स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल को भी कर दो, क्योंकि सारे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है किसी तरह से थायराइड के, और इनके अंदर मेटास्टेसिस हो गई होगी। अब ये चलो कर तो देते, लेकिन क्रेनियल नर्व रिमूव कर दी, इसकी वजह से एसोसिएटेड पार्ट्स में पैरालिसिस हो जाएगा। जुगुलर वेन कर दी, ये भी बड़ा ही कॉम्प्लिकेशन हो गया, बड़ा मसला हो गया। और मसल को कर दिया, मसल को रिमूव कर दिया, तो जो इसके नीचे आर्टरी, वेसल्स, नर्व्स है, वो डायरेक्ट अब बड़े डेंजर में आ गए कि उतनी देर तो मतलब वो मसल्स उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, उसके बीनीथ थे नर्व, आर्टरी वगैरह। अब ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, तो ये कोई भी छोटी मोटी इंजरी होती है, ट्रॉमा होता है, तो उनको डैमेज का वो हो जाता है, इंक्रीज चांस। तो इसको मॉडिफाई किया 1962 में सुआरेज ने। इसने क्या किया? मॉडिफाइड रेडिकल नेक डाइसेक्शन, MRND किया। अब इसमें मॉडिफाइड का क्या मतलब है कि RND किया, लेकिन उसमें थोड़ी कुछ मॉडिफिकेशन लाए। क्या मॉडिफिकेशन थे? उसने कहा कि चलो जो तुम 1 से 5 के लिम्फ नोड हटा रहे हो वो तो ठीक है, वो तो तुम करो, वो तो तुम प्रिजर्व रखो, लेकिन क्रेनियल नर्व को मत हटाओ। तो अगर रिमूव कर रहे हैं अपन लिम्फ नोड्स और क्रेनियल नर्व को बचा रहे हैं अपन, तो ये उसने बोला MRND 1। उसने बोला कि इनको हटा दो, लेकिन क्रेनियल नर्व को बचाओ, उसके साथ साथ इंटरनल जुगुलर वेन को भी बचा लो, यानी इन दोनों चीजों को बचा लो, इनको रिमूव मत करो, तो ये MRND 2 हो गया। और अगर मान लो अपने क्रेनियल नर्व 11, इंटरनल जुगुलर वेन और स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड तीनों मसल, इन तीनों चीजों को बचा लिया, तो ये MRND 3 हो गया। यानी कि अगर अपन को क्वेश्चन में दिया जाए कि MRND 3 करिए, इसका मतलब क्या है कि अपने सिर्फ लिम्फ नोड हटाए, बाकी चीजें अपने वैसी की वैसी रखी हैं, इनको प्रिजर्व कर लिया अपने, इनको अपने रिमूव नहीं किया। MRND 2 किया मतलब कि लिम्फ नोड के साथ साथ क्या रिमूव कर दिया अपने? स्टेनोक्लेडोन मेस्टोइड को भी कर दिया। अपने बचाया क्या है? क्रेनियल नर्व और इंटरनल जुगुलर वेन। MRND 1 में सिर्फ क्रेनियल नर्व बचाइए, और ये मोस्ट कॉमनली डन है। यानी कि अगर MRND करते हैं तो मोस्ट कॉमनली अपन कौन सी करते हैं? MRND 3। यानी सिर्फ अपन लिम्फ नोड को रिमूव करते हैं, ये सारी चीजें बचा लेते हैं।
अब इनको अपन कंपाइल करें तो कंपाइल क्या होगा कि इफ लिम्फ नोड्स आर पॉजिटिव फॉर एनी काइंड ऑफ मेटास्टेसिस, तो क्या क्या ऑप्शन है करने के लिए। सबसे पहले तो क्या है, आरएनडी, रेडिकल नेक डाइसेक्शन। एक्सटेंडेड आरएनडी, एक्सटेंडेड का क्या मतलब है कि आरएनडी तो कर ही रहे हो, तुम इतनी सारी चीजें हटा रहे हो, उसके अलावा भी कुछ और चीजें हटा देते हो। रिमूवल ऑफ एडिशनल स्ट्रक्चर्स एज वेल, यानी कि इन सब के अलावा भी कुछ एडिशनल वहाँ कोई मसल आर्टरी वेसल थी वो भी आपने रिमूव कर दी। ये हो गया एक्सटेंडेड आरएनडी, आरएनडी, MRND1, MRND2, MRND3, ये सारे ऑप्शन हैं अगर लिम्फ नोड्स में मेटास्टेसिस है। और इनको अपन कॉमनली आजकल क्या बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव नेक डाइसेक्शन। इसमें मोस्ट कॉमनली अपन MRND3 करते हैं। अगर अपन को बोला जाए कॉम्प्रिहेंसिव नेक डाइसेक्शन कर दो, तो अपन ने क्या करना है, MRND3 करना है। लेकिन अगर लिम्फ नोड्स में मेटास्टेसिस नहीं है तो अपन रेडिकल रेडिकल नेक डाइसेक्शन नहीं करेंगे, अपन लिम्फ नोड्स वगैरह और ये जो स्ट्रक्चर्स है इनको रिमूव नहीं करेंगे। लेकिन इस केस में भी अपन को आजकल क्या करना पड़ता है, सेलेक्टिव नेक डाइसेक्शन या फिर इलेक्टिव नेक डाइसेक्शन। अब इसका क्या मतलब है, वो क्यों करेंगे, प्रोफाइलेटिक मेजर, यानी कि सावधानी के लिए। फॉर एग्जाम्पल वहां मेटास्टेसिस नहीं हुआ लेकिन फिर भी अपन को रिस्क नहीं लेना चाहते, क्या पता थोड़े दिन बाद में अपीयर हो मेटास्टेसिस, जब अपन ने चेक किया तब नहीं अपीयर हो रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि थोड़े दिन बाद में फिर से नेक को अपन ओपन करके फिर लिम्फ नोड रिमूव कर रहे हैं। तो जब भी अपन वो एसोसिएटेड ऑर्गन की सर्जरी कर रहे होते हैं तो इलेक्टिव नेट डाइसेक्शन कर देते हैं अगर लिम्फ नोड मेटास्टेसिस एब्सेंट है। ये क्या हुआ, लिम्फ नोड लेवल 1 to 3 रिमूव करेंगे। इसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ इलेक्टिव नेक डाइसेक्शन के। 1 to 3 हटा दो, कब हटाते हैं, जब सुप्रा ओमोहाइड नेक डाइसेक्शन करते हैं। ये कब होगा, जब चीक का कार्सिनोमा है, चीक कार्सिनोमा है और अपन पेशेंट में देख रहे हैं कि लिम्फ नोड मेटास्टेसिस एब्सेंट है, यानी अभी इनिशियल स्टेज भी है, तो अपन वो कार्सिनोमा हटाएंगे, उसके साथ साथ अपन प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे लिम्फ नोड्स लेवल 1 to 3 को भी हटा देंगे। लेवल 1 से 4 के हटाएंगे कब, सुप्रा ओमोहाइड नेक डाइसेक्शन करेंगे। ये वो सर्जरी के नाम है, इलेक्टिव में भी ये सारे पर्टिकुलर नाम है। फॉर एग्जाम्पल अगर सुप्रा ओमोहाइड नेक डाइसेक्शन किया उसका क्या मतलब है, लिम्फ नोड 1 से 3 हटाए। एक्सटेंडेड सुप्रा ओमोहाइड नेक डाइसेक्शन किया मतलब 1 से 4 लिम्फ नोड हटाएं। और ये कब हो सकता है, ये कर सकते हैं अपन टंग के कार्सिनोमा में, टंग का कार्सिनोमा है। अगर फेरिंग्स का लेरिंग्स का कार्सिनोमा है तो अपन क्या करेंगे, लेटरल नेट डाइसेक्शन, उसमें क्या होगा, लेवल 2 to 4 ये अपन रिमूव कर देंगे। पोस्टीरियर का स्किन का कैंसर है तो उसमें अपन क्या करेंगे, रिमूव करेंगे लिम्फ नोड्स इलेक्टिव, और वो होगा पोस्टीरियर लेटरल नेट डाइसेक्शन, और उसमें 2 to 5 जो लेटरल नर्व के ग्रुप है उनको रिमूव कर देंगे। और अगर थायराइड कार्सिनोमा हो गया तो उसमें अपन जो परफॉर्म करते हैं इलेक्टिव नेट डाइसेक्शन उसको बोलते हैं सेंट्रल नेट डाइसेक्शन, उसमें अपन रिमूव करते हैं लेवल 6 और 7 को। तो ये सारे नेक डाइसेक्शन हो गए। आज के लिए इतना काफ़ी है, अगले वीडियो में अपन इसके हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म का डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद थायराइड की मैलिग्नेंसी करके अपन थायराइड कंप्लीट कर लेंगे। आई होप ये आपको वीडियो हेल्पफुल है, और जो मैंने कॉन्सेप्ट्स आपको बताए ये इजी टू अंडरस्टैंड है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।